हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम हमारे इस वीडियो में एडिनोमाइसिस मतलब कि गर्भाशय को सूज आना, इसके बारे में वीडियो में इस बात करने वाले हैं। बहुत बार रिपोर्ट आपको आता है और आपको बताया जाता है कि गर्भाशय को सूजन आ गई है। तो ये गर्भाशय को सूजन आना मतलब क्या होता है, और अगर ये गर्भाशय को सूजन आ गया है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल रहते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। सो एडिनोमायोसिस मतलब क्या होता है? तो गर्भाशय जो यूट्रस है उसका साइज जो होता है वो अराउंड 7/5/4 सेंटीमीटर इतना रहता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो हथेली है, हमारी जो मुट्ठी है, उसके साइज का ये हमारा जो यूट्रस है वो रहता है। जब भी ये यूट्रस में जो अंदर का जो लाइनिंग होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियम ऐसा कहते हैं, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग अगर ट्यूब्स में और ओवरी में फैल जाता है तो हम उसे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रोसिस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने डाला है, वो ज़रूर आप देख सकते हो। लेकिन इस एडिनोमाइसिस में क्या हो रहा है, जो कि ये जो यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, ये गर्भाशय की जो लाइनिंग है मायोमेट्रियम, इसमें जा रहा है और इसकी वजह से गर्भाशय का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? जनरली एडिनोमायोसिस के लक्षण जो है वो होते हैं पेन होना, मतलब कि आपको पीरियड्स में पेन होना, ज़्यादातर पीरियड्स में पेन होने के अलावा ब्लीडिंग ज़्यादा होना। तो ब्लीडिंग ज़्यादा हम कब बोलते हैं? जनरली 4 to 5 डेज आपको अगर ब्लीडिंग होती है, 1 to 2 पैड्स अगर आप लेते हो तो दैट इज़ अ नॉर्मल ब्लीडिंग। लेकिन आपको अगर 3 to 4 पैड्स चेंज करना पड़ रहा है, क्लॉट्स जा रहे हैं और उसके साथ पेन जो है वो बहुत ही असह्य हो रहा है, तो उसे हम एडिनोमाइसिस ऐसा कहते हैं। एडिनोमाइसिस जो अ, इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो एडिनोमाइसिस का ट्रीटमेंट आपका फैमिली कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें जनरली एज ऑफ द पेशेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। जिस भी पेशेंट का फैमिली कंप्लीट है उनमें जनरली, जैसे कि उनका एज जो है वो 45 से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली जो ट्रीटमेंट है वो होता है, हम लोग यूट्रस रिमूव करते हैं। तो यूट्रस रिमूव करने का जो ऑपरेशन है उसे हम टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, ये ऑपरेशन जो है वो लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, मतलब कि दूरबीन के साथ ये ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर टाके का ऑपरेशन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये जो हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन है, ये जो हिस्टेक्टोमी का ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है पेशेंट के एज के ऊपर। अगर पेशेंट का फैमिली कंप्लीट है, उनको आगे प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहिए है, उनका एज जो है वो 45 से ऊपर हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर ये हिस्टेक्टोमी मतलब कि गर्भाशय निकालने का जो ऑपरेशन है, ये हम लोग दूरबीन द्वारा कर सकते हैं, या फिर एनडीवीएच मतलब कि नॉन डिसेंट वेजाइनल हिस्टेक्टोमी भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया है अबाउट कि हम लोग कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कौन से पेशेंट में ये एडिनोमाइसिस जो है वो हो सकता है? जनरली ऐसा देखा गया है कि जिनको एंडोमेट्रोसिस है उनमें एडिनोमाइसिस के चांसेस होते हैं, मतलब 30% ऑफ द पेशेंट विथ एंडोमेट्रोसिस कैन हैव एडिनोमाइसिस। तो उनमें पहले प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी का हिस्ट्री ना होने के बावजूद भी उनमें एंडोमेट्रोसिस जो है वो रह सकता है। इसके अलावा जिनमें प्रीवियसली नॉर्मल डिलीवरीज हुए हैं, प्रेगनेंसीज हुए हैं, ऐसे पैरस पेशेंट्स में भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी एडिनोमाइसिस हो सकता है, उनके गर्भाशय को सूजन आ सकती है। या फिर प्रीवियसली कुछ इन्फेक्शन हो गया है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हुआ है, तो उसकी वजह से भी एडिनोमाइसिस जो है वो हो सकता है। कुछ फाइब्रॉइड अगर आपको है, मतलब गर्भाशय में गठाने हैं, तो उसके साथ भी एडिनोमाइसिस रह सकता है। मतलब फाइब्रॉइड और एडिनोमाइसिस ये दोनों भी चीज़ें एक साथ भी रह सकती है। अगर हम फर्टिलिटी के हिसाब से इसको देखें कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको एडिनोमाइसिस डिटेक्ट हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि क्योंकि इसका एक्चुअली अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो हिस्टेक्टोमी है, लेकिन हम लोग हिस्टेक्टोमी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कंसीव करना है। तो ऐसे केसेस में हम लोग जनरली अगोनिस्ट के इंजेक्शन देते हैं। ये जो इंजेक्शंस है, ये एक पैमोरेलिन या फिर लुपराइड करके आते हैं, जो कि हायर डोजेज में हम लोग
देते हैं। तो इसका डोज कितना देना है या फिर कैसे कैसे ये इंजेक्शंस रिपीट करना है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना ज़्यादा एडिनोमाइसिस है, पेशेंट का यूट्रस कितना बल्की है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। सो एडिनोमाइसिस ये एक कॉमनली हमें दिखने वाला एक प्रॉब्लम है, जिसके वजह से पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफ रहती है। बहुत बार पेशेंट को यंग एज में ही एडिनोमाइसिस होने की वजह से पेन बहुत ज़्यादा रहता है। हमको हर बार लगता है कि पेन है पीरियड्स में, मतलब कि एंडोमेट्रोसिस ही है, पर हर बार एंडोमेट्रोसिस ही नहीं रहता है। पेन है अगर पीरियड्स में, तो ज़रूर आपने आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपने ज़रूर एक ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी या फिर एक सोनोग्राफी आपने करवा लेना चाहिए, जिसमें कि हमें ये एंडोमेट्रोसिस है या फिर एडिनोमाइसिस है, मतलब कि गर्भाशय में सूजन है क्या, ये हमें समझ में आता है। बहुत बार ऐसा रिपोर्ट आता है कि जो यूट्रस है उसका साइज जो है वो बड़ा है, उसके साथ फाइब्रॉइड रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। और ये जो एडिनोमाइसिस है, ये एक तो फोकल एडिनोमाइसिस रह सकता है या फिर डिफ्यूज एडिनोमाइसिस रह सकता है। अब ये क्या होता है, फोकल और डिफ्यूज एडिनोमाइसिस ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फोकल मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे गर्भाशय में एडिनोमाइसिस है, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड जैसा वो एडिनोमायोमा दिख रहा है हमें, तो उसे हम फोकल एडिनोमाइसिस कहते हैं। या फिर पूरा ही गर्भाशय जब बड़ा हो गया है तो हम उसे डिफ्यूज एडिनोमाइसिस कहते हैं। तो इसमें ग्रेडिंग्स भी रहते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। कुछ रिसेंट इसके ऊपर क्लासिफिकेशंस भी आए हैं, दैट आई विल पोस्ट इन माय कमेंट बॉक्स। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको पोस्ट कर दूंगी, जो ग्रेडिंग्स है एडिनोमाइसिस के। तो ये जो एडिनोमाइसिस मतलब कि गर्भाशय को स्वेलिंग आया है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग रहता है। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो जैसे मैंने बोला, हम अगोनिस्ट के इंजेक्शन देते हैं। या फिर आपने कंसीव किया कर लिया, आपको प्रेगनेंसी बेबी है, लेकिन आपको अभी हिस्टेक्टोमी नहीं कराना है, आपको गर्भाशय नहीं रिमूव करना है, तो ऐसे केसेस में हम लोग मायरेना इंसर्शन भी कर सकते हैं। मायरेना एक प्रकार का एक कॉपर्टी होता है जो हम यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं। ये मायरेना इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो यूट्रस है वो प्रोजेस्ट्रोनाइज हो जाता है, और ये प्रोजेस्ट्रोनाइज यूट्रस हो जाने की वजह से भी गर्भाशय की सूजन कम हो जाती है। और आपको ये जो मैरेना है ये 5 इयर्स तक आपको रहता है, तो उसकी वजह से आपका जो गर्भाशय रिमूव करने का ऑपरेशन है वो टल सकता है। कुछ टैबलेट्स भी अवेलेबल रहते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन के टैबलेट्स होते हैं, जैसे कि डायनोजेस्ट वगैरह, ये टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि हर ही पेशेंट को टैबलेट्स या फिर मैरेना इंसर्शन से फ़र्क पड़ेगा और उनको तकलीफ कम होगी, ऐसा नहीं है। बहुत बार पेशेंट्स जनरली रेडी नहीं रहते हैं अगर ऑपरेशन के लिए, तो हम लोग उनको मैरेना इंसेशन करते हैं। लेकिन अगर उससे उनको ब्लीडिंग में या फिर पेन में अगर कमी नहीं आती है, तो ऐसे केस में हमें हिस्टेक्टोमी का डिसीजन लेना पड़ता है। हिस्टेक्टोमी, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी अगर हम करते हैं तो ये बहुत पेनफुल ऑपरेशन नहीं होता है, पेनलेस होता है। हम लोग अंडर एनेस्थीसिया हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं, और वेल टॉलरेटेड रहता है पेशेंट्स के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ से देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स को ब्लीडिंग सहन करते रहते हैं और पेन सहन करते रहते हैं, तो उसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आपने ये जो चीज़ें आपको अगर हो रही है, सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, लक्षण आपको है, तो ज़रूर आपने अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट, अगर आपको टैबलेट्स नहीं चाहिए है तो आप मेरेना इंसेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप ब्लीडिंग अगर आपको एक्सेसिवली जा रही है तो ज़रूर आपने आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आई होप आपको ये हमारा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडिनोमाइसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे ये जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, उनको ये प्रॉब्लम होगी तो उनके साथ आप ये ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारे चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कंसल्टेशन के लिए आई एम अवेलेबल एट धनश्री हॉस्पिटल, थर्मैक्स चौक, धनश्री हॉस्पिटल, थर्मैक्स चौक, चिंचवड़, पुणे, एंड ऑल्सो एट धनश्री हॉस्पिटल मोशी, ग्रेस IVF, धनश्री हॉस्पिटल मोशी, यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ कंसल्टेशन के लिए। फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन 9970422087, ये मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड